टेस्टिस में जो मिडिल वाली लाइनिंग होती है, टेस्टिस आर कवर्ड बाय 3 लाइनिंग्स, बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनालिस, बीच वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी, अंदर वाली ट्यूनिका वैस्कुलोसा। बचपन का टाइम चला जाता है, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और ये क्या बनाएगा, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसके 7 डेज तक वेट होता है। अगर 7 डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम शेड ऑफ हो जाएगा। रीजन बीइंग इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, जिनमें पोटेंसी होती है कि वो स्टेम सेल्स बॉडी के कोई भी सेल या ऑर्गन्स बना सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। इतने सुस्त क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? नाश्ता वाश्ता नहीं करके आए? घर वालों ने धक्के मार के निकाला है बाहर कैसे? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन। आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो आई होप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ह्यूमंस क्या होते हैं, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड उसी के साथ साथ दे आर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। विविपेरिटी का मतलब क्या होता है बेटा जी, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एंड एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस। उसके बाद आप ध्यान से सुनना, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके 2 चीजें आती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी 2 चीजें आती हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है बच्चे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में सुनिए क्या क्या आता है। इसमें आती हैं आपकी सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड्स। सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड्स के साथ साथ आता है सेकेंडरी या फिर एक्सेसरी डक्ट्स एंड उसी के साथ साथ क्या इन्वॉल्व होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है या एक तरीके से पार्ट्स इन्वॉल्व है इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा एंड गैमीट के फॉर्मेशन के साथ क्या होगा, हार्मोन प्रोडक्शन होगा। सो उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। गैमीट का फॉर्मेशन होना एंड साथ साथ हार्मोन का प्रोडक्शन होना। क्लियर है? इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसमें इन्वॉल्व होता है, कोप्यूलेशन में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या सेकेंडरी डक्ट्स की, तो उसमें ध्यान से सुनना, वो सिस्टम, वो ऑर्गन्स या वो डक्ट्स किसमें इन्वॉल्व होता है, गैमीट्स को टेम्परेरी स्टोर करवाएगा, मैच्योर करवाएगा और उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चाहे आप एक्सेसरी या सेकेंडरी डक्ट्स बोलो चाहे ग्लैंड्स बोलो, वो क्या करवाते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज करवाएंगे, टेम्परेरी स्टोरेज करवाएंगे, मैच्योरेशन करवाएंगे एंड मैच्योरेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट करवाएंगे किस चीज का, गैमीट्स का। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सब बच्चों को? जल्दी बताओ। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स देखिएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल के केस में कौन होता है, टेस्टिस। तो मेल्स के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप किसको बोलेंगे, मेल्स के केस में द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज व्हाट, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा जी, टेस्टिस। अब ध्यान से सुनना 2 मिनट मेरी बात, स्लाइड पे कुछ नहीं देखना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। टेस्टिस की जब आप बात करते हो ह्यूमन मेल्स में, वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का क्या मतलब है, बॉडी कैविटी के बाहर प्रेजेंट होना, एब्डोमिनल बॉडी कैविटी के बाहर प्रेजेंट होना। तो अगर वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, सो दे आर प्रेजेंट इन अ पाउच व्हिच इज नोन एज स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, व्हाई आर दे लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड नॉट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। दैट इज बिकॉज टेस्टिस में जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इस वजह से क्या होता है कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर एंड दे आर प्रेजेंट इन अ पाउच व्हिच इज नोन एज स्क्रोटम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? टेस्टिस की जब आप बात करेंगे तो टेस्टिस में फिर क्या होते हैं, टेस्टिस में जो मिडिल वाली लाइनिंग होती है, टेस्टिस आर कवर्ड बाय 3 लाइनिंग्स, बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनालिस, बीच वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, अंदर वाली ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ना फोल्डेड होती है, हाईली फोल्डेड होती है एंड उस वजह से टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और हर एक टेस्टिस के पास 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उसी के साथ साथ हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल की। इतना सोचो, मान लीजिए ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा,
मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका मैं क्रॉस सेक्शन आपको सामने से दिखाऊंगी, तो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखेगा, सर्क्यूलर, है ना। तो क्या बात करते हैं हम कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहले होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, जिनको आप क्या बोलते हो, मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया। क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। उसके बाद सेकेंड टाइप के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स, जो क्या करते हैं, जर्म सेल्स को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दे आर व्हाट, कॉलमनार इन शेप एंड दे आर व्हाट, क्यूबॉइडल इन शेप। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो स्क्रॉटम क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो कम टेम्परेचर चाहिए होता है वो मेंटेन करके रखता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में जो स्पेस होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे आपके सेल्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। क्या काम होता है लेडिक सेल्स का, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। क्या करना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, या फिर आपके लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूसेस हार्मोन्स व्हिच आर नोन एज एंड्रोजेंस। इन जनरल आप लिख दो एंड्रोजेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है, जो मेल्स के केस में क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के, आगे ही कंटिन्यू करो, तो मेल और फीमेल की कंपैरेटिव स्टडी में बात करेंगे। मेल में क्या होता है टेस्टिस, फीमेल में क्या होता है ओवरी, दोनों में ही पेयर्ड होता है, तो नंबर क्या है 2-2। टेस्टिस का शेप मेल्स में क्या होता है ओवल, एंड फीमेल्स में ओवरी जो होती है दे आर आलमंड इन शेप। लोकेशन क्या होती है, टेस्टिस आर लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली बाहर, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर ही लोकेटेड होता है। टेस्टिस की जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपकी ओवरी की साइज क्या है 2 to 4 सेंटीमीटर। कवरिंग क्या है, बाहर वाली डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है, थिन एपिथेलियम आउटरमोस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम या फिर सरफेस एपिथेलियम। क्या बोल देंगे इसको, जर्माइनल एपिथेलियम या फिर सरफेस एपिथेलियम। दोनों नाम लिख दे रही हूं मैं आपके लिए, जर्माइनल एपिथेलियम या फिर सरफेस एपिथेलियम। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा जी। फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस किस में हेल्प करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और उसी के साथ साथ स्टीरॉयडल हार्मोन्स जैसे एंड्रोजेंस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ओवरी की बात करोगे तो किस में हेल्प करेंगे, ओवा फॉर्मेशन में, और साथ ही साथ स्टीरॉयडल ओवेरियन हार्मोन्स जैसे कि आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। कंपार्टमेंट्स की बात करोगे तो टेस्टिस में क्या होता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड उसमें 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। लेकिन जब आप ओवरी की बात करोगे तो मान लीजिए ये ओवरी है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, सरफेस एपिथेलियम। उसके बाद एक आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर जितना भी ये पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, और ओवेरियन स्ट्रोमा आपका डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, बाहर वाला पेरिफेरल कॉर्टेक्स, अंदर वाला सेंट्रल मेड्यूला या इनर मेड्यूला। क्लियर है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स में क्या हो रहा होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही होती है, और मेड्यूला में क्या जाता है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई या फिर लिम्फ सप्लाई जाएगी। क्लियर है। सो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला दो जोन्स होते हैं, किसमें, ओवेरियन स्ट्रोमा में, और वहां पे क्या होता है, फॉलिकल्स होती हैं जो अलग अलग डेवलपिंग स्टेजेस में प्रेजेंट होती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं, लोकेशन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं कि एक्सेसरी सेकेंडरी ग्लैंड्स कौन सी प्रेजेंट होती है। तो 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मेल्स के केस में, सेमाइनल वेसिकल जो पैड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो अनपैड होती है, एंड कूपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो अगेन पैड होती है। तो सेमाइनल वेसिकल पैड है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फिर से पैड है। सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन की बात करेंगे तो उसके सिक्रीशन को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, और उसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्लियर है। इसके बाद जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपका ऐड करके लिख देती हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, पहला होगा सिट्रिक एसिड, फिर होगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये, और उसी के साथ साथ आपके कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम आयंस। तो ये बेसिकली इन्होंने मिक्स करके लिख दिया है। सेमाइनल वेसिकल क्या बनाता है, फ्रक्टोज, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, सॉरी कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सिट्रिक एसिड, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एंड कैल्शियम आयंस, उन्होंने उसका कंबाइन करके लिख दिया वहां पे, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, उसके जो सिक्रीशन है दैट विल हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस। क्या करेगा, इट विल हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस। एंड दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा। पीनाइल यूरेथ्रा में
यूरिन पास होने की वजह से जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? कूपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? उसके बाद जब आप वास डेफरेंस की बात करेंगे तो वास डेफरेंस एक डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से और वो दोनों फ्यूज होके कौन बनाती हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा जी? बोलो जल्दी। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करते हैं? यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहां से करता है? मेल का यूरिनरी ब्लैडर से आगे ओरिजिनेट करता है यूरेथ्रा। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू द पीनस। ठीक है, मेल यूरेथ्रा की अगर आप बात करेंगे तो यूरेथ्रा में 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। यूरेथ्रा में 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हर एक चीज लिखूंगी नहीं, सुनना। यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, पीनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्या है? इनिशियल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके नीचे कूपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जहां पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। फिर उसके बाद यूरेथ्रा का वो पोर्शन जो मेल के पीनस में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज पीनाइल यूरेथ्रा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आप देखना कि जब आप बात करते हैं स्पेशल टिश्यूज की जो ह्यूमन पीनस में प्रेजेंट होता है तो द पीनस ऑफ द मेल हैज 2 इरेक्टाइल टिश्यूज जो किसमें हेल्प करते हैं? इरेक्शन में। एंड वो जो 2 टिश्यूज हैं उनका नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड दूसरा क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, टिप ऑफ द पीनस को बोलते हैं ग्लैंस पीनस एंड दैट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन व्हिच इज नोन एज फोरस्किन या इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रीप्यूस। इतने पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे को? ग्लैंस पीनस एक्चुअली में होता क्या है? टिप ऑफ द पीनस। दिस इज नोन एज द टिप ऑफ द पीनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक चीज सुनना, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप यूरेथ्रा की बात करते हो तो हमने क्या बोला कि यूरेथ्रा is also passing through the penis of the male. So urethra is present only in the जो 2 इरेक्टाइल टिश्यूज से कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, वो सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। कॉर्पोरा कैवर्नोसा में यूरेथ्रा नहीं प्रेजेंट होता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ओवरी हमने बोल दिया कि कहां प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या आता है? ओविडक्ट। पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही लोअर एब्डोमिनल कैविटी में या पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। कहां से एक्सटेंड करती है? फ्रॉम द पेरिफेरी ओवरी टू द यूट्रस। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, ओवरी का साइज कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर। अब पहले बात करते हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट का वो पार्ट जो ओवरी के सबसे पास होता है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का मूवमेंट क्या करता है? ओवरी जो एग रिलीज करती है उसको कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में एंट्री दिलवाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एम्प्यूला जो वाइडर पार्ट होता है और किसमें हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला में। उसके बाद इन्फंडिबुलम हम पढ़ चुके हैं और फिम्ब्रिया का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। एम्प्यूला आगे जाके एक्सटेंड करता है किसमें? इस्थमस में। नैरो पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, और आपके ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट होता है जो इस फेलोपियन ट्यूब को किससे जोड़ रहा है? यूट्रस से जोड़ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आएगा यूट्रस या वूम या फिर इसका दूसरा नाम होता है हिस्टेरा। ये एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ होता है, किसकी हेल्प से? लिगामेंट्स की हेल्प से। एंड शेप क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्स। क्लियर है? यूट्रस की 3 मेम्ब्रेन्स होती है, 3 लेयर्स होती है। सबसे आउटर मोस्ट जो होती है थिन एंड एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, फिर होती है मिडिल जो थिक होती है स्मूथ मसल्स की बनी हुई, देन होती है आपकी इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम विच इज व्हाट? वैस्कुलर एंड ग्लैंड्यूलर। ठीक है, तो 3 लेयर्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या आएगा? नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स। नैरो पोर्शन के बाद क्या आएगा? सर्विक्स का जो कैनाल है दैट इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। एंड देन लास्टली क्या आ जाएगा? वेजाइनल कैनाल। अब ध्यान से सुनना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल को एक साथ क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। बट द वेजाइनल कैनाल अलोन is known as copulation canal. वेजाइनल कैनाल अगर अलग बात करेंगे तो दैट इज कोपुलेशन कैनाल, लेकिन अगर वेजाइनल कैनाल के साथ सर्वाइकल कैनाल मिक्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? या कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका बर्थ कैनाल। ठीक है,
यूट्रस की वॉल्स की ये तीनों लेयर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, तो तीनों आप घर जाके रिवाइज कर लेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बच्चे 5 पार्ट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमेन। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, जिसमें फैटी टिश्यू एंड प्यूबिक हेयर होते हैं। मॉन्स प्यूबिस एक्सटेंड्स इनटू फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ 2 थिन फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा जहां अपर जंक्शन पे फ्यूज करता है, वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज क्लिटोरिस। क्लियर है? क्लिटोरिस के नीचे प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके बाद एक और ओपनिंग होती है विच इज वेजाइनल ओपनिंग। इतना पॉइंट क्लियर है? नाउ वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हाइमेन। अब जब हाइमेन की बात करते हैं, हाइमेन इज परफोरेटेड, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट सॉलिड मेम्ब्रेन। नाउ usually presence of or absence of hymen is considered as an indicator of virginity, but जब आप hymen की बात करते हैं, hymen can break during any sports activity, also during horse riding, cycling या high jumping वगैरह, इस टाइम पे भी hymen break हो सकता है। so the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of a virginity of a female। क्या ये point clear है? तो इसको आप घर जाके पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? इसके बाद करते हैं गेमीटोजेनेसिस की। गेमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होना। गेमीटोजेनेसिस की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्म के बनने की प्रोसेस को, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। कब शुरू होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है? अब कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, दे विल फॉर्म इनटू स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए क्या करेगा, और रिजर्वॉयर बनाएगा और स्पर्मेटोगोनिया बना देगा माइटोसिस करके। स्पर्मेटोगोनिया बी क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया बी आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। ठीक है? अब स्पर्मेटोगोनिया बी अपना साइज बड़ा करता है, इट इंक्रीजेस इन साइज एंड इट फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, क्या बनाएगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा और क्या बनाएगा, राउंडेड स्पर्मेटिड्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा, 2 स्पर्मेटिड बनाएगा। अब ये राउंडेड स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन होता है इनटू इलोंगेटेड स्पर्म्स व्हिच इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। और जब ये स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज हो जाएंगे तब इसको क्या बोल देंगे हम, स्पर्मिएशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद अगर आप oogenesis की बात करेंगे तो oogenesis की शुरुआत कब होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है? वहां पे भी फीमेल मदर सेल्स या ओगोनिया होते हैं। ओगोनिया क्या करेंगे, प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट होंगे। प्राइमरी oocyte बर्थ से पहले, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रहा है, प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 की शुरुआत करेगा, बट दैट इज अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 की डिप्लोटीन, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज पे जाके अरेस्ट हो जाता है ये मियोसिस 1। कंप्लीट कब होगा, अब यही अरेस्टेड मियोसिस के साथ फीमेल का बर्थ हो जाता है। अ फीमेल इज बोर्न, बचपन का टाइम चला जाता है, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और ये क्या बनाएगा, एक सेकेंडरी oocyte एंड एक पोलर बॉडी। अब एक क्वेश्चन आता है कि फीमेल्स के केस में जो मियोसिस होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, क्यों? क्योंकि हमें प्लॉइडी तो डिवाइड करनी होती है। प्राइमरी oocyte 2n था, मुझे फर्स्ट पोलर बॉडी को और सेकेंडरी oocyte को हैप्लॉइड बनाना था, लेकिन क्या करना था, अगर मुझे न्यूक्लियर डिवीजन तो बराबर चाहिए था, बट मुझे मैक्सिमम साइटोप्लाज्म किस में चाहिए था, सेकेंडरी oocyte में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे होता क्या है, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा जी? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 की शुरुआत करता है एंड देन दिस इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अब मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 पे ये मियोटिक डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। कब कंप्लीट होगा, दिस इज कंप्लीटेड at the entry of the sperm, completed at the entry of the sperm, that is जब स्पर्म की एंट्री होगी तब जाके सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस 2 अरेस्टेड था वो कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होके क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
नेक्स्ट आपका फॉलिकल्स की बात करेंगे तो फॉलिकल्स क्या है, बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके डेवलपिंग oocyte को कवर करके रख रहे हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बढ़ जाती है और उसी के साथ साथ एक थीकल लेयर आ जाती है। टर्शरी फॉलिकल क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है जिसको बोलते हैं एंट्रम, और उसी के साथ साथ जो थीकल लेयर है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है दो में, बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका इंटरना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जो आपका सेकेंडरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर अपने वो सेकेंडरी oocyte जब अपने टर्शरी फॉलिकल वाली स्टेज में आएगा तो आपका सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल में आया और तब जाके सेकेंडरी oocyte क्या बनाता है, अपने आसपास एक जोना पेल्यूसिडा बना लेता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद टर्शरी फॉलिकल आगे जाके कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्राफ्टिन या मैच्योर फॉलिकल में। समझ में आ गया इतना चीज आपको? एक मिनट देख लो, यहाँ पे कोई डाउट है तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो, कोई दिक्कत परेशानी है तो। एक चीज और सुनना, आपने क्या बोला था, हमने क्या बोला अभी तक, कि जब ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है प्यूबर्टी के आने पे सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेकेंडरी oocyte अपना क्या करता है, मियोसिस 1 अरेस्टेड था, कंप्लीट हो गया किसमें, आपके किसमें, प्यूबर्टी वाली स्टेज में। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, ये फॉलिकल डेवलपमेंट भी प्यूबर्टी पे चल रहा होता है, ये oogenesis भी प्यूबर्टी पे चल रहा होता है। ये सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड कहां पे, टर्शरी फॉलिकल में। मतलब यहां पे भी प्राइमरी oocyte था, यहां पे भी प्राइमरी oocyte था, ये फॉलिकल भी कन्वर्ट हो रहा था। तो जब टर्शरी फॉलिकल बना उसी टाइम पे प्राइमरी oocyte ने उस अरेस्टेड मियोसिस को कंप्लीट कर लिया और क्या बना लिया, आपका सेकेंडरी oocyte। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद ये एनसीईआरटी का फिगर है, आप एनसीईआरटी का फिगर देख लेंगे, लेबलिंग के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सीमेन की बात करते हैं। सीमेन की बात करेंगे तो सीमेन क्या होता है, सीमेन इज बेसिकली स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा होता क्या है, तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल के सिक्रीशन को कलेक्टिवली बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड कूपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के कलेक्शन के सिक्रीशन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। तो स्पर्म्स अलोंग विद सेमाइनल प्लाज्मा इज नोन एज व्हाट, सीमेन। अब एपिडिडाइमिस की सिक्रीशन की बात करेंगे एंड वास डेफरेंस की सिक्रीशन की बात करेंगे तो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैच्योरेशन के लिए एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर इजैक्यूलेशन में मेल 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट करता है और एक इजैक्यूलेट में 2.5 to 5 ml सीमेन प्रेजेंट होता है और इतने सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मेल की नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो टोटल स्पर्म्स रिलीज हुए हैं उसके 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और इस 60% के 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ओनली देन अ मेल इज सेड टू बी फर्टाइल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। हार्मोनल रेगुलेशन देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH विच इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करके गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा विच इज व्हाट, FSH एंड LH। FSH किसके ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स के ऊपर। LH किसके ऊपर एक्ट करेगा, लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर। FSH जब सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है तो कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाता है और वो फैक्टर्स किसमें हेल्प करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में। जब LH लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है तो वो एंड्रोजेंस या टेस्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करवाता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। अब ध्यान से सुना, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो ये जो कुछ मैच्योरेशन फैक्टर्स हैं जो सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं ये दोनों साथ के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेंगे और फिर किस में हेल्प करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स है उसके फंक्शन को कौन मेंटेन करके रखता है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स या फिर एंड्रोजेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट देख लेना। जब आप बात करेंगे सेकेंडरी oocyte की या जो भी फीमेल गैमीट, मान लीजिए मैं आपकी फीमेल गैमीट की बात कर रही हूं, फीमेल गैमीट की, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी है तो ये क्या फॉर्म हुआ होगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये उसका बीच वाला साइटोप्लाज्म हो गया और ये उसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंदर वाली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है,
उसके बाद बाहर वाली जो लेयर बनाई थी सेकेंडरी oocyte ने खुद, वो क्या थी, जोना पेलुसिडा, जो एक नॉन सेल्यूलर ए सेल्यूलर लेयर होती है। उसके बाद बाहर वाली लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, जो फॉलिक्यूलर सेल से बनी हुई होती है। सॉर्टेड है। स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स की बात करते हैं, स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड में क्या होता है, एक्रोसोम होता है, विच इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी से कंडेंसेशन की वजह से आपका एक्रोसोम बनता है, जिसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ साथ हेड में न्यूक्लियस भी होता है, विच इज व्हाट, हैप्लॉइड। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो पूरे स्पर्म को कवर करके रखती है। नेक में आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। आगे वाला सेंट्रियोल क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, पीछे वाला सेंट्रियोल क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ उसको, ये क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा जी? डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, इट फॉर्म्स द एक्सियल एलिमेंट, सॉरी एक्सियल फिलामेंट। क्या फॉर्म करेगा, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। इसके बाद मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, जो स्पाइरल अरेंजमेंट शो करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी सोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। टेल में क्या आएगा, टेल में कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम आयंस जब टेल में मूव करते हैं तो क्या करते हैं, दे गिव एनर्जी टू द स्पर्म, एंड टेल किसमें हेल्प करेगा, मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म में, जो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आप बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन फीमेल्स के केस में। अबे सो रहे हो क्या तुम लोग? हाँ चलिए, जब भी जो भी मेंस्ट्रुएशन से स्टार्टिंग से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक जो भी इवेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फीमेल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। रिप्रोडक्टिव फेज शुरू कब होती है, प्यूबर्टी पे, विच इज नोन एज मेनार्क, और सीज होती है 45 to 50 ईयर्स पे, जिसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद साइकिल क्या होती है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्लियर है? अब लैक ऑफ द साइकिल कुड बी एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिले होना या एब्सेंस होना आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, आपके फूड के ऊपर, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर, या फिर स्ट्रेस के ऊपर, इन सबका भी आपका इफेक्ट होता है किस पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। एवरेज ड्यूरेशन क्या होती है, 28 to 29 डेज, और टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करेंगे तो क्या करना है, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ पर्सन शुड बी taking a bath regularly, cleaning herself regularly and changing pads at usual at frequent intervals. उसके बाद disposing of the sanitary napkins is also very important, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मिनट, हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपकी 4 फेज हैं। पहला क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, या जिसका दूसरा नाम होता है ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फेज या फिर जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्लीडिंग फेज। नेक्स्ट होता है फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, फिर होता है ओव्यूलेशन, फिर होता है लूटियल या सिक्रीटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, वो ओवरी में भी होते हैं और यूट्रस में भी होते हैं, तो इसलिए जो फेजेस हैं वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, चलिए यूट्रस का एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगा। फॉलिक्यूलर फेज आप बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, एंड प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूट्रस। इसी के साथ साथ लूटियल फेज आप फिर से बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, एंड सिक्रीटरी फेज आप बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूट्रस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेंस्ट्रुअल फेज की जो ड्यूरेशन होती है कितनी होती है, 3 to 5 डेज। प्रोजेस्टेरॉन के डिक्लाइन की वजह से जो एंडोमेट्रियम बिल्डअप हुआ था वो क्या होगा, शेड ऑफ हो जाता है। रीजन बीइंग प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होगा, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट जाएगी, और वो ब्लड वेसल्स जो उसमें होती है उसके साथ साथ वो एंडोमेट्रियम along with the blood it will come out of the vagina through the in the form of menstrual flow। क्या ये पॉइंट क्लियर है? FSH या फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज की बात करेंगे, वहां पे आपके FSH और LH का लेवल बढ़ने लगता है। जब आपके FSH का लेवल और LH का लेवल बढ़ता है तो याद करो मैंने जो फॉलिकल डेवलपमेंट बताया था, वहां पे फॉलिकल डेवलप करेगा,
साथ साथ oogenesis भी कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte बन के रहेगा, ओवम बनेगा, जो भी वो सारी फेजेस है वो भी चलेगा। लेकिन होता क्या है, ड्यूरेशन इसकी वेरिएबल होती है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होती है, वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे FSH बढ़ेगा वैसे वैसे फॉलिकल डेवलप करता है, फॉलिकल डेवलप करता है तो वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, चलिए ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप कर जाएगा क्या बनाने के लिए, एक मेच्योर फॉलिकल या फिर एक ग्राफियन फॉलिकल बनाने के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस टाइम पे FSH का पीक भी आएगा, LH का पीक भी आएगा। लेकिन जब डेवलपिंग फॉलिकल्स की बात करते हैं तो डेवलपिंग फॉलिकल्स आपके एक हार्मोन बनाते हैं इनहिबिन। इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, FSH को। इनहिबिन बनता क्यों है, जब आपका एक डोमिनेंट फॉलिकल सेलेक्ट हो जाता है तो आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही गैमेट रिलीज करवाना है। तो अगर मैंने एक टाइम में मल्टीपल फॉलिकल्स को डेवलप करवा दिया तो मल्टीपल गैमेट्स बन सकते हैं। तो हम करते क्या है यहाँ पे, जब एक डोमिनेंट फॉलिकल सेलेक्ट हो जाता है तो वो इनहिबिन रिलीज करता है, इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है FSH के ऊपर। तो FSH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक कम ज्यादा होता है, लेकिन LH के ऊपर भी नेगेटिव फीडबैक होता है बट कंपैरेटिवली कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पे होता क्या है, LH सर्ज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, LH सर्ज होती है। तो फॉलिक्यूलर फेज में हुआ क्या, फॉलिक्यूलर फेज में ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप कर रहे थे, ईस्ट्रोजन बन रहा था। अब जब ईस्ट्रोजन बन रहा था तो ये ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करता है और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ या फिर प्रोलिफरेशन करवाएगा। इस वजह से यूट्रस के रिस्पेक्ट में फॉलिक्यूलर फेज को क्या बोल दिया था, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जब FSH और LH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक लगाएगा इनहिबिन, FSH के ऊपर ज्यादा नेगेटिव फीडबैक लगता है, नेगेटिव फीडबैक इज हाई, बट LH के ऊपर जो नेगेटिव फीडबैक है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कम, जिसकी वजह से क्या होता है, LH सर्ज। LH सर्ज की वजह से जो मेच्योर फॉलिकल होता है या ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रिलीज हो जाता है, रप्चर होता है और क्या रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है। इस टाइम पे प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम क्या होता है, कॉन्टिन्यू होता है। ध्यान से सुनना, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो जो भी सेल्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं टू फॉर्म कॉर्पस लूटियम। क्या बनाने के लिए, दे विल रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, ईस्ट्रोजन बनाएगा, ईस्ट्रोजन यूट्रस में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को करवाएगा। तो कॉर्पस लूटियम बन गया ओव्यूलेशन फेज के टाइम पे। अगला जो लूटियल या सेक्रेटरी फेज होती है उसकी ड्यूरेशन होती है फिक्स्ड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसके 7 डेज तक वेट होता है। अगर 7 डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम शेड ऑफ हो जाएगा। रीजन बीइंग, कॉर्पस लूटियम का जो नेचुरल लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 7 डेज। तो 7 डेज के बाद अगर कॉर्पस लूटियम को सिग्नल नहीं मिलता है तो कॉर्पस लूटियम शेड ऑफ हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, उसके बाद आपका जो एंडोमेट्रियम मेंटेन था वो क्या होगा, शेड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म की एंट्री भी हो गई थी, फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो फर्टिलाइजेशन की 7th डे पे आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ पे, फीमेल के यूट्रस में। जब वो इम्प्लांट होता है तो वहां पे इम्प्लांट होके फॉर्म करता है HCG विच इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कॉर्पस लूटियम को सिग्नल देता है कि भैया फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो आप बने रहो। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम खुद की मर्जी से सिर्फ 7 दिन तक रुकता, अगले 7 दिन रोकने के लिए उसको कुछ चाहिए था। अब ये 7 दिन के बाद अगर इम्प्लांटेशन हुआ, HCG का सिग्नल कॉर्पस लूटियम को मिला, तो कॉर्पस लूटियम बना रहेगा प्रेगनेंसी में भी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को बना के रखेगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीट होगा क्योंकि और ज्यादा ग्रोथ करवानी है एंडोमेट्रियम की। तो अब आपके ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके कॉर्पस लूटियम में। ये सारा फेज आपका लिखा हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इसी बात पे आपकी एनसीईआरटी का फिगर भी देख लेना कि फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट चल रहा है, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स हैं एंड एंडोमेट्रियम की फेज चल रही है। मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज है, कुछ काम नहीं हो रहा है, फिर फॉलिक्यूलर फेज आएगा। ये देखिए ओवरीज में फॉलिकल डेवलप होने शुरू हो रहे हैं,
फॉलिकल डेवलप होने शुरू हो रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, ईस्ट्रोजन का पीक आ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसी के साथ साथ अगर आप देख सकते हो तो आपके FSH का लेवल भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपके LH का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी ये तो प्रोजेस्टेरॉन पे मार्क कर दिया मैंने। क्या बढ़ रहा है आपका, LH का लेवल भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्लियर है? अब ये LH सर्ज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, ओव्यूलेशन या फिर रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इस फेज को हमने क्या नाम दे दिया, ओव्यूलेशन। इस टाइम पे देखना जब शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम हो रहा था तो अब इतने फेज में क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन को अगर आप देखोगे तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो पीक है वो फिर से पीक आएगी कब, आपकी लूटियल या फिर सिक्रीटरी फेज में। लेकिन आप प्रोजेस्टेरॉन को ध्यान से देखना, प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, यहां तक अभी पीक नहीं आई है। प्रोजेस्टेरॉन की पीक पहली बार कहां आएगी, आपके लूटियल या फिर सिक्रीटरी फेज में। और इस प्रोजेस्टेरॉन की पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, कॉर्पस लूटियम। तो पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी दो बारी पीक आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ईस्ट्रोजन है। पहली पीक ईस्ट्रोजन की यहां पे है और जो ये दूसरी पीक है ईस्ट्रोजन की वो यहां पे है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पक्का? तो यहां पे देख लेना, इफ ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड सो एंडोमेट्रियम इज मेंटेन्ड बाय द प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। एंड अगर प्रेगनेंसी के टाइम है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे टिल द प्रेगनेंसी ड्यूरेशन इज देयर। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा जी? इसके बाद ये सारा सीक्वेंस देखना, नॉर्मल सीक्वेंस। पहले क्या हुआ, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर। फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन, गेस्टेशन के बाद पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। व्हाट इज गेस्टेशन? गेस्टेशन इज द टोटल प्रेगनेंसी पीरियड। क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड। और प्रेगनेंसी पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होती है बच्चे, 9 मंथ्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? अब देखना, जो आपके गैमीट्स हैं वो क्या क्या पैथ फॉलो करते हैं। कोइटस के टाइम पे जब सीमेन रिलीज होगा फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द पीनस ऑफ द मेल इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, तो उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं दे आर रिलीज्ड इन द वेजाइना, स्विम करेंगे, सर्विक्स में एंटर करेंगे, यूट्रस में एंटर करेंगे और यूट्रस से कहां एंटर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फीमेल गैमीट की बात करते हैं, oocyte रिलीज हुआ, oocyte रिलीज होगा बॉडी कैविटी में, फिम्ब्रियो उसको कैप्चर करेगा, इनफंडिबुलम में लेके आएंगे, एम्प्यूला के पास जाएंगे, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या हो गया या फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अदरवाइज फिर यहीं पे क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, मान लो स्पर्म के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आपका फीमेल गैमेट वहीं पे शेड ऑफ हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है कि fertilization is possible only if the male gamete and the female gamete are transported to the site of fertilization, that is ampulla, simultaneously। मतलब जिस टाइम पे ओवर रिलीज हुआ था, अगर उसी टाइम पे स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक पहुंचे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एंड दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कोप्यूलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा जी? जल्दी बताओ, क्लियर है तुम लोगों को ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, इसकी बाद बात करते हैं कि गैमीट्स में चेंजेस क्या क्या आते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। अब पहले सिंपल इतना याद रखना कि जब स्पर्म का कांटेक्ट हुआ फीमेल गैमीट के साथ, तो स्पर्म का कांटेक्ट जैसे ही होता है, अब कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम के पास 3 एंजाइम थे, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोनालाइसिन। ठीक है, तो हाइलुरोनिडेज क्या करता है, कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में जो हाइलुरोनिक एसिड की सीमेंटिंग होती है उसको ब्रेक करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को पेनिट्रेट करके एंटर करेगा। और एक्रोसिन या जोनालाइसिन क्या करेगा, जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही पहला स्पर्म एंटर किया, एंटर करा है जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करके, उस टाइम पे होता क्या है, जोना पेल्यूसिडा में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि हमें इंश्योर ये करना होता है कि एक ओवा में एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे। दिस इज नोन एज प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी।
मतलब जब एक स्पर्म एंटर कर चुका है तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करनी है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक रिएक्शंस। दो रिएक्शन होते हैं, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक, वो तुम्हें पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, जो साइटोप्लाज्मिकली अनइक्वल सेकेंड मियोटिक डिवीजन था, क्या फॉर्म करेगा, सेकेंड पोलर बॉडी एंड एग या ओवम। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और पोलर बॉडी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है बाद में। समझ में आ गया आपको? इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ओवम या ooted रिलीज हुआ, हैप्लॉइड है, स्पर्म रिलीज हुआ, हैप्लॉइड है, न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा विच इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ये फर्टिलाइजेशन है। कैरेक्टर्स क्या है, पहला तो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज। दूसरा क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो आपकी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया? सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। किसके लिए होता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ध्यान से सुनना, ओवम या ooted में क्या बोलते हैं, 22 ऑटोजोम्स, 22 ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में एक ही टाइप का गैमीट होता है, स्पर्म में दो बनते हैं। स्पर्म में क्या बनता है, ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। दूसरा क्या बनता है, ऑटोजोम प्लस वाई क्रोमोसोम। ठीक है, दो गैमीट्स बने। अब यहां पे अगर फ्यूजन की कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम, देखो ऑटोजोम्स तो आएंगे, 22 ऑटोजोम इधर से, 22 ऑटोजोम उधर से। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूं, अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो बच्चा क्या होगा, मेल चाइल्ड। सो इट इज सेड दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है बेटा, इतना अगर हो गया तो उसके बाद बात करते हैं। एनसीईआरटी का फिगर देख लेना कि ये ओवम है, ओवम ने अपने आसपास बाहर क्या सिक्रीट किया था, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, बाहर क्या है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स, और इनके बीच में जो सीमेंटिंग होती है वो सीमेंटिंग किसकी होती है, हाइयालुरोनिक एसिड की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीवाइटिनाइन स्पेस। जोना पेल्यूसिडा की याद करना, क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होती है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन सेल्यूलर है या फिर ए सेल्यूलर लेयर है। क्या है, या तो नॉन सेल्यूलर लेयर है या फिर ए सेल्यूलर लेयर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप घर जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी पढ़ाया था पीछे। डेवलपमेंट स्टेज में क्या होगा, जब आपका जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट आगे जाके क्या करता है, आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। उसके लिए जाइगोट कुछ डिविजन्स करता है जिसका नाम होता है क्लीवेज डिविजन्स। क्या होता है, क्लीवेज डिविजन्स। क्लीवेज डिविजन्स माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, लेकिन अलग क्यों है नॉर्मल माइटोसिस से? नॉर्मल माइटोसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मतलब दोनों डिवाइड करते हैं। क्लीवेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए वो नॉर्मल माइटोसिस से अलग है। होता क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट जब बन जाता है तो वो एम्प्यूला से इस्थमस की तरफ मूव करेगा, इस्थमस से यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, जो क्लीवेज की वजह से सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। अब मान लीजिए जाइगोट था, डिवाइड किया, 2 ब्लास्टोमियर बने, 4 ब्लास्टोमियर बने, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स बन गए। ये गलत है, ये 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होगा। ठीक है, तो 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोला था, मॉर्यूला। उसके बाद देखिए यहां पे लिख रही हूं, आपका मॉर्यूला विच वॉज 8 to 16 सेल स्टेज कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्ट्यूला में, विच इज आपका 32 सेल स्टेज, ऑलमोस्ट 32 सेल स्टेज। लेकिन सिर्फ इतना फर्क होता है,
जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होती है इसमें। अब याद करना यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब इस्थमस है, यहां तक जब आपका मॉड्यूला पहुंच जाएगा तो मॉड्यूला डिसेंड करेगा कहां पे, यूट्रस में, और उसी के आगे जाके मॉड्यूला डिवीजन करने लगेगा। 8 सेल स्टेज मॉड्यूला डिसेंड कर जाएगा कहां पे, यूट्रस में। तो हुआ क्या, इसके ब्लास्टुला के बाद आपका क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट विच इज विदाउट द जोना पेल्यूसिडा, और यही ब्लास्टोसिस्ट जाके फीमेल के एंडोमेट्रियम में जाके इंप्लांट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर मैम, ब्लास्टोसिस्ट में बाहर वाली लेयर, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर कुछ सेल्स की आपको गुच्छा दिख रहा होगा, इसको बोला है इनर सेल मास, एंड इनर सेल मास एक्चुअली फॉर्म्स द एम्ब्रियो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सॉरी एंजाइम लिख रही थी, इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स जो किसको अटैच करती है, एंडोमेट्रियम को। इनर सेल मास क्या है, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स है जो क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अटैच होगा, और यही आगे जाके डिफरेंशिएट करेगा, 3 जर्मलेट्स बनाएगा, और यही एम्ब्रियो अटैच करेगा, डिवाइड करेगा, जर्मलेट्स बनाएगा, पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम कवर कर लेगा इसको, और आगे इम्प्लांटेशन फाइनली प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, जिनमें पोटेंसी होती है कि वो स्टेम सेल्स बॉडी के कोई भी सेल या ऑर्गन्स बना सकते हैं। तो 3 जर्म लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। ये सारी की सारी जब जर्म लेयर्स बनती हैं ये आपके टिश्यू या ऑर्गन्स बनाती हैं, और ये ध्यान से सुनना, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रुलेशन। जर्म लेयर्स के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इम्प्लांटेशन के बाद चेंजेस क्या हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट है उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। मदर का एंडोमेट्रियम उसके साथ इंटरडिजिटेट करता है ऐसे करके, और क्या बनाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता क्या है, बच्चे के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है बच्चे और मदर के बीच में, ठीक है। प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को, और जितना भी वेस्ट और CO2 एम्ब्रियो फॉर्म करता है, रिलीज करता है, उसको बच्चे से दूर लेकर जाना, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है, और भी काम करते हैं। प्लेसेंटा ये सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। HCG जो मैंने आपको क्या बोला था, अर्ली स्टेजेस में क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करवाएगा, मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम। कौन करेगा, HCG, याद है। HPL क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। रिलैक्सन क्या करेगा, रिलैक्सन लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को रोक के रखेंगे। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली एंडोमेट्रियम को बिल्ड करेगा और उसको मेंटेन करने के काम करेगा। कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन का भी बहुत ज्यादा रोल है, क्यों, क्योंकि फीटल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, मेटाबॉलिक चेंजेस करेंगे मदर में, और साथ साथ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी काम करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलग अलग एनिमल्स में दे रखी है, देख लेना, बट ह्यूमंस की कितनी है, 9 मंथ्स। मेजर इवेंट्स देख लीजिए, टोटल 9 मंथ्स को आपने 3 मंथ्स में डिवाइड किया। फर्स्ट 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाद वाले 3 मंथ्स सेकेंड ट्राइमेस्टर, बाद वाले 3 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ में क्या होता है, बच्चे का हार्ट फॉर्म हो जाता है, एंड जो ग्रोइंग साइज है दे कुड बी हर्ड बाय दी साउंड्स थ्रू अ स्टेथोस्कोप। उसके बाद सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिम्स एंड डिजिट्स बन जाती हैं। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चे की पहली मूवमेंट होती है एंड बच्चे के सर पे बाल आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जाते हैं, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड हो चुका है, तब क्या होगा, बॉडी पे फाइन हेयर की कवरिंग आ जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाती है एंड आईलैशेस आर आल्सो फॉर्म। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन खत्म हो गया, बेबी इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। समझ में आ गया। पार्चुरेशन का प्रोसेस आप पढ़ लोगे घर जाके, मैं आपको समझा रही हूं। जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है, फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो ये फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा सिग्नल देता है किसको, ये
ये बेसिकली क्या करता है, फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप फीटस क्या करता है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाता है। ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये जाते हैं मदर की पिट्यूटरी के ऊपर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएंगे। ऑक्सीटोसिन ब्लड से रिलीज होकर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ये फिर दोबारा सिग्नल जाएंगे मदर की पिट्यूटरी पे, फिर ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये लूप में चलता रहता है और एट द एंड क्या होता है, इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से बेबी का एक्सपल्शन हो जाता है थ्रू दी बर्थ कैनाल, एंड दैट इज नोन एज पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी या फिर चाइल्ड बर्थ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन हमें पता है सोर्स ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस में बना था, लेकिन रिलीज कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, आप इसको घर जाके पढ़ लेंगे। ये एनसीईआरटी का फिगर है फुल्ली डेवलप फीटस का, इसको एक बार देख लीजिएगा घर जाके। अब बात करते हैं मैमरी ग्लैंड की। फीमेल्स में वन पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड होती है, दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन एंड ऑन द पेक्टोरालिस मेजर मसल। हर एक मैमरी ग्लैंड में 15 से 20 मैमरी लोब होते हैं, हर एक मैमरी लोब में बहुत सारे मैमरी लोब्यूल्स होते हैं, और मैमरी लोब्यूल्स में बहुत सारे मैमरी एल्वियोलाई होते हैं। मैमरी एल्वियोलाई करता है मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैमरी एल्वियोलाई की डक्ट को क्या बोला, मैमरी ट्यूब्यूल। एक मैमरी लोब में जितनी भी मैमरी एल्वियोलाई थी उन सब की डक्ट फ्यूज होके क्या बनाती है, मैमरी डक्ट। क्या बनाती है, मैमरी ट्यूब्यूल फ्यूज करके क्या बनाएंगी, मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट आगे जाके सोलन पोर्शन बनाएगा जिसको बोला मैमरी एम्प्यूला। मैमरी एम्प्यूला आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगा। लैक्टिफेरस डक्ट क्या करेगा, आगे जाके निपल के थ्रू मिल्क का रिलीज करवा देगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपको यहां पे पढ़नी होती है, यहां पे लिख दे रही हूं, लिखा नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प करता है, फॉर्म्स मैमरी एल्वियोलाई। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, डेपोजिशन ऑफ फैट, मैमरी ग्लैंड्स में फैट्स का डेपोजिशन कराना, एंड फॉर्मेशन ऑफ मैमरी डक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटे? प्रोलैक्टिन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन या फिर मिल्क सिंथेसिस। और लास्टली ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, मिल्क रिलीज, मिल्क रिलीज। क्लियर है? ऑल्सो ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज कोलोस्ट्रम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इसमें काफी सारी एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेशली IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया? सो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो रेकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, एक चीज और रह गई, एक टर्म लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, secretion of milk after childbirth which helps the mother in feeding the newborn baby by the process which is known as lactation। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। That's all from my side. Thank you बच्चे, बाय बाय।